नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पंढरीनाथ पाटिल। पिछले वीडियो में हमने देखा था शब्द शक्तियाँ कौन सी होती है। आज हम देख रहे हैं उपन्यास का स्वरूप और उपन्यास के तत्व तथा कहानी का स्वरूप और कहानी के तत्व। सबसे पहले हम शुरू करते हैं उपन्यास से। उपन्यास है क्या? तो उपन्यास इस शब्द को अगर इसका हम विग्रह करें तो हमें नज़र आएगा कि उपन्यास मतलब उपन्यास, दो शब्द मिलकर जुड़कर ये शब्द बना है। तो इसका अर्थ होता है पास में रखी हुई वस्तु, कोई पास में रखी हुई वस्तु। लेकिन आधुनिक काल में उपन्यास का अर्थ एक साहित्य विशेष बन गया। साहित्य विशेष क्या? साहित्य विशेष बन गया जिसमें एक दीर्घ कथा जिसका वर्णन किया जाता है, और वो जो गद्य में मतलब कोई एक कथा है। पहले क्या होता था, पहले युग में जो भी कथाएं होती थी वो पद्यात्मक होती थी, जैसे महाकाव्य में आपने देखा या खंड काव्य में आपने देखा। तो वैसा नहीं है। अब ये कथा है, एक दीर्घ कथा, एक लंबी कथा, एक बड़ी कथा, लेकिन वो गद्यात्मक है। और वो क्या करती है, जो पाठक है पढ़ने वाला, उसके मन को प्रसन्नता देती है। ऐसी जो विधा है, ऐसी जो साहित्यिक कृति है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपन्यास कहते हैं। ये उपन्यास जो है ये दीर्घ कथात्मक गद्य रचना, अगर इसकी परिभाषा अगर की जाए तो वह साहित्य प्रकार जिसमें एक कथा का गद्यात्मक विकास लिखा जाए। कोई एक कथा है जिसको लंबा खींचकर लिखा जाए। तो ये जो उपन्यास है इसके जो तत्व है वो कौन से है, उसको अब हम चर्चा कर रहे हैं। उपन्यास का स्वरूप आपको ध्यान में आ गया। उपन्यास मतलब क्या कि एक साहित्य विशेष कृति जो पाठक को आनंद देती है, प्रसन्नता देती है, साथ ही साथ वो किसी कथ्य का, किसी दीर्घ कथा का गद्यात्मक रूपांतर होती है या गद्यात्मक उसको लिखा जाता है। उसके तत्व उपन्यास के मूलतः 6 तत्व माना जाता है। ध्यान में रखिए। 1 कथा वस्तु, 2 पात्र चरित्र चित्रण, 3 कथोपकथन मतलब संवाद, जिसको हम डायलॉग बोलते हैं, संवाद, 4 देश काल वातावरण, 5 शैली और 6 उद्देश्य। ठीक है, तो हम इसका बारी बारी से अब अध्ययन करेंगे कि कथा वस्तु, उपन्यास की कथा वस्तु कैसी होती है। उपन्यास की जो कथा वस्तु है ये किसी व्यक्ति के जीवन चरित्र का वृत्तांत होती है। जैसे हमने महाकाव्य और खंडकाव्य में देखा था, महाकाव्य में भी जो नायक होता था उसके संपूर्ण जीवन का चित्रण होता था। कभी कभी 2-2, 3-3 पीढ़ियों का चित्रण जो है वो उसमें होता था। उपन्यास में क्या होता है, किसी एक मनुष्य के जीवन के वृत्तांत का पूरा जीवन चरित्र जो है उसका वो लिखा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, खूबी यह है उपन्यास की यह कथा वस्तु रोचकता, स्वाभाविकता और गतिशीलता से बढ़ती है। ऐसे नहीं है वो कि बस लिख दिया, ऐसा नहीं है। उसमें रोचकता होनी चाहिए, उसमें गतिशीलता होनी चाहिए, उसमें स्वाभाविकता होनी चाहिए। ये कथा वस्तु के विशेष गुण है उपन्यास के, और ये लेकर जब उपन्यास चलता है तो वो उपन्यास सफलता की ओर चला जाता है। दूसरा तत्व है उसका, वो है पात्र चरित्र चित्रण। स्वाभाविक है कि अगर किसी मनुष्य के पूर्ण जीवन का वृत्तांत है तो वो अकेला व्यक्ति या 2-4-5 व्यक्ति का एक व्यक्ति पूरे जीवन में 2-4-5 लोगों से संबंधित नहीं होता, वो कई लोगों से संबंधित होता है। फिर वो 10 होंगे, 50 होंगे, कितने भी, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हम संपर्क में होते हैं। लेकिन उपन्यास में क्या होता है कि उनमें से भी कुछ प्रमुख पात्रों को लिया जाता है। समझ लो 10 पात्र या 20 पात्र जो उसके जीवन को, उसके जीवन चरित्रों को उभारे। नायक के जीवन चरित्रों को उभारने वाले पात्र, मतलब नायक के साथ साथ सहनायक, नायिका के साथ साथ सहनायिका, इस तरह से एक भरा पूरा पात्रों का
वहाँ पर मेला होता है, लेकिन फिर इसके बाद भी आप ये ध्यान में रखो कि वो सारे के सारे जो चरित्र है वो क्या करते हैं, उस कथा वस्तु को, उस नायक को उस प्रगाढ़ करते हैं, वो उसके चरित्र चित्रण को उभारते हैं, वो बदलाव जो है उसमें। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा किसी उपन्यास में कोई एक व्यक्ति बिल्कुल सामान्य है, बेरोजगार है, उसे रोजी रोटी नहीं मिलती, फिर वो गुंडों में चला जाता है, फिर गुंड जो है वो उसको चोरी करना सिखाते हैं, डाका डालना सिखाते हैं, ब्लैकमेलिंग सिखाते हैं, फिर वो 2 नंबर के धंधे करता है। और फिर हम देखते कि कोई एक सहचरित्र नायक आता है और वो उसको बताता है कि भाई ऐसे गलत पैसों से, पाप के पैसे से हमारा नुकसान हो जाएगा, फिर उसके माँ बाप मर जाते हैं, ऐसे कुछ ना कुछ घटनाएं जो है वो लेखक डालते रहते हैं। और फिर जो पात्र है उसके आंखें खुलती है और फिर उसे लगता है कि नहीं, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, और फिर वो सारा जो पाप का जो कार्य है वो छोड़ के वो फिर मेहनत करता है, रोजी रोटी कमाता है। ऐसे कई सिनेमा भी आपने देखे होंगे, क्योंकि वो भी कथानक जो है वो किसी उपन्यास से या किसी बड़े लेखक के द्वारा लिखी हुई वो कथा होती है, जिसका विस्तार जो है वो सिनेमाओं में और उसमें किया जाता है। तो इस तरह से पात्र चरित्र चित्रण बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें भी वही है कि स्वाभाविकता, सजीवता और उसका मार्मिक विकास, जो भी वहाँ पे नायक है उसके स्वभाव का, उसके चरित्र का जो विकास है वो इन सारे गुणों के माध्यम से होता है। और एक विशेषता उसकी यह है कि वर्गगत विशेषताओं के साथ साथ व्यक्तित्व के विशेषताओं का समन्वय जो है वो उस नायक में होता आपको दिखेगा। वातावरण में प्रभाव के रूप में क्रमशः उसका वर्णन आपको दिखेगा। जैसे वातावरण होगा इस तरह का वो चित्रण आपको दिखाई देगा। इसके बाद जो है वो तीसरी विशेषता है कथोपकथन। कथोपकथन मतलब संवाद, जिनको हम अंग्रेजी में डायलॉग बोलते हैं ना। आप फिल्म देखने जाते हो, आप बोलते हो वो डायलॉग बहुत अच्छा है, तो वो डायलॉग क्या है? संवाद है। संवाद क्या है? कथोपकथन है। तो पूर्ण उपन्यास में इस तरह से कहा जाता है कि वो जो डायलॉग्स है, वो जो संवाद है, वो बहुत बड़े लंबे लंबे नहीं होने चाहिए कि नायक ही अकेला 10, 15, 20 वाक्य बोलेगा तो जो पाठक है हो सकता है वो बोर हो जाए। इसलिए वो छोटे छोटे वाक्य, छोटे छोटे संवाद, कोई 2 संवाद लेखक ने बोला तो फिर जो खलनायक होगा या सहनायक होगा या नायिका होगी वो 2 वाक्य बोलेगी। फिर वो छोटे छोटे संवाद, प्रभावी संवाद जब रहेंगे तो वो उपन्यास हमें रोचकता निर्माण करेगा और हम उसको पढ़ते चले जाएंगे। और वो जो है ना, वो उसमें सजीवता होनी चाहिए, स्वाभाविकता और सजीवता। उपन्यास का ये प्राण है। उपन्यास में अगर सजीवता नहीं होगी, रोचकता नहीं होगी तो उसे कौन पढ़ेगा? और इसीलिए ये जो है ये उसकी बहुत महत्वपूर्ण उसका तत्व है, महत्वपूर्ण बात है उपन्यास की। और फिर चौथा जो है वो है देश काल वातावरण। देखिए, ये उपन्यास जहाँ भी घटित हो रहा है, समझ लो ये खानदेश में इसका नायक है, खानदेश के वातावरण पर ये लिखा जा रहा है। तो खानदेश में अगर वो कोई दिखा देगा कि गेहूं के बहुत बड़े बड़े 100 एकड़ में खेत है और वहाँ पर वो हल चला रहा है, तो बात नहीं जमेगी। क्योंकि वो देश, कौन से देश में, कौन से प्रांत में वो कथा लिखी जा रही है, उसका काल कौन सा है और उसका वातावरण कौन सा है। अगर कड़ी धूप में आप लोग लिख रहे हैं कि जो नायक है वो कड़ी धूप में मेहनत कर रहा है ना, और फिर उसकी नायिका उसको खाना लेकर जा रही है सिर पर, समझ लो पकड़ के, और उसको आप बिल्कुल हरी भरी खेतियों से अगर गुजरते दिखा देंगे और वह संवादों में उस तरह का आ जाएगा, तो देशकाल वातावरण के हिसाब से ये उपन्यास जो है यह निरस्त हो जाएगा। लोग इसको निरस हो जाएंगे, लोग उसको पढ़ेंगे नहीं, वो असफल हो जाएगा वो उपन्यास। इसीलिए उपन्यास में देशकाल वातावरण का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर ठंडी में, सर्दी में यह नायक और नायिका का संवाद हो रहा है
तो फिर वो जो नायक है उसके बदन पर उस तरह के कपड़े होने चाहिए, उसका लिबास जो है वो भी उस तरह का होना चाहिए, उसके संवाद जो है वो भी उस तरह के होने चाहिए। इस तरह बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है, और इसमें भी रोचकता, स्वाभाविकता, है ना, ये बहुत ज़रूरी है। रोचकता नहीं होगी, स्वाभाविकता नहीं होगी और गतिशीलता अगर उसमें नहीं रहेगी, लोगों को और हर पढ़ने वाले पाठक जो है उसको ऐसा लगे कि ये पात्र मेरे इर्द गिर्द है, मैंने ऐसा देखा है। वो स्वाभाविक होना चाहिए, जानबूझकर उसमें बड़े बड़े संवाद नहीं होने चाहिए, जानबूझकर उसका देश काल वातावरण जो है वो बिगाड़ना नहीं चाहिए। और जहाँ पर जिस हालात में लिखा जा रहा है उसका जीवंत चित्रण करने का प्रयास लेखक को करना चाहिए। और फिर है उसके बाद, देश काल वातावरण के बाद है पांचवा है शैली। लेखक जो लिख रहा है उसकी जो शैली है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो बांधे रखती है पाठक को। क्योंकि उपन्यास कोई छोटी दो चार पन्ने में लिखी जाने वाली कथा नहीं है, वो एक दीर्घ कथा वस्तु है जो 50 100 200 या 400 पन्ने में भी लिखी जाती है। आपने देखा है शेखर एक जीवनी 2 भागों में अज्ञे जी ने लिखी। झूठा सच, यह जो उपन्यास है यशपाल जी का, उन्होंने 2 बड़े बड़े खंड है, 400-500 पेजेस में लिखा गया वो उपन्यास है। शेखर एक जीवनी भी बहुत बड़ा उपन्यास है। इस तरह के कई उपन्यास हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं, इसके बावजूद हम उनको पढ़ते हैं क्योंकि उसकी जो कथावस्तु है, उसका जो पात्र चरित्र चित्रण है, उसका जो देशकाल वातावरण है और उनका जो शैली है उनकी, वो रोचकता प्रदान करती है, मनोरंजनात्मक शैली है, वास्तववादी वह शैली है, उसमें गतिशीलता है, वह स्वाभाविक है, वह रोचक है, इसलिए हम पढ़ते चले जाते हैं। आपने देखा होगा, आप सीरियल में देखते हो कि एक सीरियल 30 ही मिनट चलती है, लेकिन 30 मिनट में अंतिम ऐसे जगह पे लाके वो उस दिन का भाग समाप्त करते हैं कि हमारे मन में फिर रहता है कि अब क्या होगा, फिर कल क्या है, कि उसी समय पर हम टीवी खोलकर बैठते हैं क्योंकि हमें देखना है कि कल जो ये बात यहाँ पे जाके रुकी थी अब क्या होगा। उपन्यास भी इसी तरह से रोचकता अगर पैदा करता है तो ही जो लेखक है, जो पाठक है, वो पाठक पढ़ता जाएगा उसे। फिर वो 200 पन्ने, 500 पन्ने, 1000 पन्ने, ये कोई मायने नहीं रखता। लेखक जो है वो, पाठक जो है वो उसको पढ़ते जाता है, और लेखक की ये जिम्मेदारी है कि वो बढ़िया शैली में, रोचक शैली में, मनोरंजनात्मक शैली में, संगीतात्मक शैली में उसको लिखे और उसमें गतिशीलता बनाए रखे। जब गतिशीलता होगी, वास्तविकता हमें लगेगी और वो हमारे बिल्कुल जीवन के आजू बाजू की घटना है, या हमने ऐसा पात्र कहीं देखा है, ऐसा हमें लगना चाहिए। इस तरह की शैली जब होगी तब वो उपन्यास जो है वो रोचकता लाएगा और लेखक को आनंद प्रदान करेगा, पाठक को आनंद प्रदान करेगा, पाठक के हृदय में एक नए भाव का जन्म करेगा, और तभी वो उपन्यास सफल कहलाएगा। इसीलिए उपन्यास में ये सारी विशेषताएं, इस तरह की शैली होना बहुत आवश्यक है। और फिर अंतिम है उद्देश्य। पाठक को भावानुभूति प्रदान कर देना, या पाठक के मन में हर्षोल्लास निर्माण कर देना, या पाठक को गदगद कर देना, पाठक को ऐसा लगे कि ये बिल्कुल मेरी कथा है, मेरे आजू बाजू की कथा है, मैंने इसको देखा है, और वो आनंद उसको प्रदान करना, यह उपन्यास का उद्देश्य होना चाहिए। और आज तक जितने भी उपन्यास लिखे गए उनमें आप ये देख सकते हैं कि अलग अलग भावों द्वारा लिखे गए उपन्यास अलग अलग तरह की भावनाएं हमारे हृदय में, पाठक के हृदय में निर्माण करती है। इसलिए वो उपन्यास आज भी बहुत लोकप्रिय है। जैसे प्रेमचंद जी का गोदान ले लीजिए या निर्मला ले लीजिए, इनमें करुण भाव है। निर्मला में आपने देखा होगा कि एक बहुत छोटी लड़की, 16 साल की लड़की, उसके 40 साल के अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ शादी होती है, जिसके पहले से ही 2-3 बच्चे हैं, और फिर वो पति अपनी पत्नी पर संदेह करता है, फिर किस तरह से वह घर पूरा उजड़ जाता है। एक करुण रस को लेकर चला है।
दहेज प्रथा कितनी गंदी है और वो किस तरह से समाज में जहर घोल रही है, बहुत पहले प्रेमचंद जी ने इसे देख लिया था। वो कहा गोदान देखिए, मेला आंचल देखिए, झूठा सच जिसकी मैं बात कर रहा था वो देखिए। हर उपन्यास अपने अलग 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 भावों को लेकर चलता है। इसलिए कुछ विद्वान ये कहते हैं कि हर उपन्यास में एक भाव प्रमुख होना चाहिए और उसके साथ साथ फिर अन्य भाव भी आएंगे। जैसे महाकाव्य में आपने देखा कि एक रस प्रमुख होता है, फिर उसके साथ साथ सहरस उसमें आते चले जाते। वैसे उपन्यास में भी एक भाव होना चाहिए, एक रस होना चाहिए। समझ लो वो वीर रस का है तो वीर रस होना चाहिए, उसके आजू बाजू फिर श्रृंगार ये वो सब शांत आनंद हास्य ये सब आते चले जाएंगे, वो भी होने चाहिए उसमें। केवल उपन्यास एकदम वीरात्मक भी होगा तो भी लोग जो है उसे ये हो जाएंगे। तो लोगों को, पाठकों को हृदय में आनंदोत्सव उनको होना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि अरे हाँ ये बहुत बढ़िया है। तो वो भाव भी उपन्यास में होने चाहिए। इस तरह से उपन्यास के मूलतः ये 6 तत्व माने जाते हैं और ये 6 तत्व जिस उपन्यास में है और अच्छी तरह से उनमें उन्होंने लिखा है, वो रोचक है, वो मनोरंजनात्मक है, वह स्वाभाविक है, वह गतिशील है, तो वह उपन्यास सफल ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज उपन्यास को देखा है। अगले वीडियो में हम कहानी पर बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।